हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं, डिबेंचर्स का। आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपको टाइमलाइन प्रिपेयर करना पड़ता है। टाइमलाइन क्या है? जो भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल किया, उसका डेट वाइज ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन। अब टाइमलाइन बनाने से पहले ये जानना पड़ता है हमें कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है या जनवरी टू दिसंबर है। अब ये जानने के लिए हमको जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके नीचे की तरफ पढ़ना पड़ता है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा अप्रैल टू मार्च वाला है या जनवरी टू दिसंबर वाला है। तो आइए मैं इस सम को रीड करना स्टार्ट करता हूँ। पहले सबसे पहले उसके नीचे की तरफ उसका अकाउंटिंग ईयर ढूंढते हैं। तो देखो नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रिपेयर 6% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2013 एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट इससे एक बात समझ में आ रही है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है उसको क्लोज कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2013 को। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2012 को, मीन्स अप्रैल टू मार्च वाला है। तो आइए हम सबसे पहले टाइमलाइन बनाते हैं। देखो मैंने टाइमलाइन बना के रख दिया है ऑलरेडी। अप्रैल मई जून से लेकर मार्च तक का टाइमलाइन बना दिया हूँ। अब क्या करूंगा? सम को पढ़ते जाऊंगा और डिटेल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहाँ पर लिखते जाऊंगा। सर इससे क्या फायदा होता है? इससे हमें जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो इजी पड़ता है और सम सिस्टमैटिक कंप्लीट होता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सम को रीड करना। Mr. Jayant hold 2,400 6% debentures of rupees 100 each in Gemini Limited as on 1st April 2012 at a cost of rupees 2,80,000। देखिए यहाँ पे मिस्टर जयंत कितने होल्ड कर रहा है? 2,400 6% डिबेंचर्स। 2,400 क्या है? नंबर्स हैं, बिकॉज उसके आगे रुपीज नहीं लिखा, मीन्स उसके पास 2,400 यूनिट्स डिबेंचर्स हैं। और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज है। और ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2012 का। और इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है? 2,80,000 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा फर्स्ट अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। देन नेक्स्ट, फिर अभी कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिया है। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। ऑन 1/6/2012 800 6% डिबेंचर्स आर परचेज्ड कम इंटरेस्ट एट रुपीज 81,600। अब क्या कह रहा है कि आपने 1/6/2012 को, 1/6 मीन्स जून, यहां पर आपने परचेज किया, तो मैंने पी डाल दिया, P4 परचेज हो गया। और कौन से वाले डिबेंचर आपने परचेज किए? यहाँ पर कम इंटरेस्ट वाले डिबेंचर परचेज किए। अब कम का मतलब क्या था? क्यूमुलेटिव था। आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो, उसमें मैंने इसकी डिटेल्स, या लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो, उसमें मैंने इसके बारे में समझाया है कि क्यूमुलेटिव मीन्स आप जो भी परचेज प्राइस पे कर रहे हो उसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ओके, फिर आप 1/11/2012 मीन्स डायरेक्टली नवंबर में 800 6% डिबेंचर्स आर परचेज एक्स इंटरेस्ट 76,800। इस बार एक्स इंटरेस्ट पर है। इट मीन्स दैट एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट मीन्स जो भी परचेज प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। डेट है 1/11 मीन्स नवंबर को। तो यहाँ पे फर्स्ट को आपने वापस परचेज किया, बट इस बार एक्स इंटरेस्ट वाले हैं। देन नेक्स्ट, फिर आगे कहता है आपका सम कि 30 नवंबर मतलब 30 नवंबर को 1,200 6% डिबेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1,29,000। मीन्स आपने 30 नवंबर को, उसी मंथ में, नवंबर के मंथ में एक और ट्रांजेक्शन है, 30 नवंबर को आपने सोल्ड किया, एस फॉर सोल्ड। और यहां पर कैसा था? ये आपका कम इंटरेस्ट पे सोल्ड किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप देखोगे तो आपको कहता है कि 31 दिसंबर 2012 को 1,600 6% डिबेंचर्स आर सोल्ड। वापस आपने एक सोल्ड किया 31 दिसंबर को। यहां पर 31 दिसंबर को आपने सोल्ड किया, एस फॉर सोल्ड है। और ये जो सोल्ड किया है आपने वो एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड किया है, 1,54,600 का एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड किया। ओके, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था, फिर परचेज किया, फिर वापस फर्स्ट को परचेज किया, फिर सोल्ड किया, फिर सोल्ड किया। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आप देखोगे तो आपको कहता है कि प्रिपेयर 6% डिबेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2013 एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर
कह रहा है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है मिस्टर जयंत के, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत आ जाएगा, 6% डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको ये कि हमेशा जहां पे मैंने प्लस किया है वो आपको एग्जाम में प्लस ऐसा पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है, बाद में आप उसको इरेज कर दो जस्ट समझने के लिए कि प्लस मतलब परचेस होगा और माइनस मतलब जब आप सोल्ड करोगे तो यहाँ पे एंट्री दोगे माइनस में, जा रहा है ना। अब अगर आपको प्रॉफिट होता है परचेस और सेल पर तो आप डेबिट में दिखाओगे, और अगर लॉस होता है तो आप कहाँ पे दिखाओगे, क्रेडिट में दिखाओगे। और जब कभी भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव करोगे, तो आप क्रेडिट में इंटरेस्ट कॉलम में दिखाओगे। ओके, ये बात को ध्यान रखना है। जो भी मैंने ऊपर से रेड पेन से लिखा हुआ है वो आपको पेंसिल से लिखना है, बाद में आप इरेज कर दोगे। ये समझने के लिए है कि कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके आगे आप देखोगे, हाँ उसमें एक बात बोला कि जब आप क्लोज करोगे तो आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे क्लोज करोगे। मीन्स क्या कि जब आपका 31 मार्च आ जाएगा और जब आपके पास जो भी बचे हुए डिबेंचर होंगे उसका एक कॉस्ट वैल्यू होगा और उसका एक मार्केट वैल्यू होगा, तो जो भी कॉस्ट वैल्यू होगा और मार्केट वैल्यू होगा उसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होता है वही हमेशा आप लेते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिबेंचर्स आर कोटेड एट पार ऑन 31 मार्च 2013। अब बोलता है कि जब 31 मार्च 2013 था, जब आपका क्लोजिंग डेट था, उस दिन मार्केट वैल्यू आपके डिबेंचर की क्या थी, पार थी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, पार। पार मींस इक्वल। जो भी आपका फेस वैल्यू था वही आपकी मार्केट में डिबेंचर की वैल्यू थी। आपकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज थी, तो मार्केट में भी 31 मार्च 2013 को तुम्हारे डिबेंचर की सेलेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी, पार मींस 100 रुपीज थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जब मैं क्लोज कर रहा था तो मेरे डिबेंचर की 31 मार्च को वैल्यू क्या थी, पार। पार मींस ₹100 थी। कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब मैं कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर लूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2012 टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। अब देखो क्या कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 दिसंबर 2012 को आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, आपका सम कहता है कि आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, कि 31 दिसंबर 2012 को। हाँ, मैंने एक लाइन मिस कर दिया इंटरेस्ट का ऊपर, मैं उसको रीड कर लेता हूँ वापस। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर जाओगे तो देखो ऊपर आपका सेकंड लाइन पे इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। मैंने ये लाइन को मिस कर दिया था, मैं वापस रीड कर लेता हूँ। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पहले तो 30 जून को पे कर रहे हैं, मीन्स जून पे मैं ऐसा रॉन्ग एक राउंड कर दूंगा और ऊपर जाके लिख दूंगा 30। यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। ऐसे राउंड क्यों किया हूँ, ताकि याद रहे अच्छे से। और फिर 31 दिसंबर को भी मिलने वाला, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को भी राउंड कर दिया ऊपर की तरफ, 31 लिख दिया, और क्या मिलने वाला है मुझे, इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, अब क्या कहता है कि आप वापस वो ब्रैकेट वाली चीजों पे आ जाओ। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2012 टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द सेल ट्रांजैक्शन। कहता है कि देखो आप 31 दिसंबर को 2 ट्रांजैक्शन हो रही है, एक सेल भी हो रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि पहली ट्रांजैक्शन कौन सी करें, क्या पहले इंटरेस्ट रिसीव कर ले कि पहले हम लोग सेल कर ले। तो यहाँ पर आपका सम कहता है कि जब आपका 31 दिसंबर आएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, interest to be recorded on 31 December 2012 to be recorded after giving the effect of sale transaction। मीन सबसे पहले आप कौन सा ट्रांजेक्शन करोगे, सेल का ट्रांजेक्शन करोगे, और उसके बाद आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे। आपका सम कह रहा है, और सम नहीं भी कहे तो ध्यान रखना है कि अगर एक ही डेट पर 2 ट्रांजेक्शन आ जा रही है, जैसे कि इंटरेस्ट भी मिल रहा है और सेल भी कर रहे हो या तो परचेज भी कर रहे हो, तो पहले क्या कर लोगे आप, पहले सेल या परचेज करोगे, उसके बाद आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे। ओके, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, जब आपकी 2 ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाए, जैसे कि उस दिन आप सेल भी कर रहे हो या तो परचेज, और साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट के साथ कोई ट्रांजेक्शन का क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों सेम डेट पर है इंटरेस्ट के साथ, तो आप पहले क्या कर लोगे, सबसे पहले आप वो सेल कर लोगे या तो फिर वो परचेज कर लोगे, जो भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन है साथ साथ में, और उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को रिसीव करोगे। बात समझा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबरिंग दे देता हूँ
तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस को 1 दूंगा बिकॉज डेट वाइज जाएंगे। फिर 1 जून 2 हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को, तो ये 3 हो जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर। फिर 1 नवंबर को परचेज किया तो वो 4 हो जाएगा। फिर 30 नवंबर को सोल्ड किया तो 5 हो जाएगा ट्रांजैक्शन ना। पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हम एक सीक्वेंस दे देंगे ताकि हमको इजी पड़े। अब 31 दिसंबर को 2 ट्रांजैक्शन आ रही थी, इंटरेस्ट भी मिल रहा था और आपका सेल भी हो रहा था। तो आपका सम क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सेल करोगे और उसके बाद इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करोगे। तो वैसे ही करना है। अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो पहले वो ट्रांजैक्शन होगी और बाद में इंटरेस्ट रिसीव होगा। ओके, तो यहाँ पर 5 के बाद पहले हम सोल्ड कर लेंगे 6, उसके बाद 7 इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और लास्ट में 8 मार्केट वैल्यू को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है आपके पास, टोटल 8 ट्रांजैक्शंस आ रही है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सम को पोस्टिंग करना और कैलकुलेशन करना। तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, अभी हम लोग ये टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहला देखो हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो हमेशा याद रखना कि पहले वर्किंग करना और बाद में पोस्टिंग करना है, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग करना, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या रिकॉर्ड करना है मुझे, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नंबर ऑफ डिबेंचर, कि मेरे पास ओपनिंग डिबेंचर कितने हैं नंबर्स में। तो आपका सम कहता है कि आपके पास 2400 डिबेंचर्स है, तो नंबर में 2400 है। ओके, थोड़ा यहां ले लेता हूं। अब आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। नंबर 2, ये डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है अब तक, तो ये आपको ढूंढना पड़ता है हमेशा। ओके, तो इसको कैसे ढूंढते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप हो कहां पर, आप 1 अप्रैल पर हो। अब ये देखिए कि लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था। तो अगर लास्ट इंटरेस्ट देखा जाए तो लास्ट आपको इंटरेस्ट अप्रैल से पहले क्या आया होगा, दिसंबर आया होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आया होगा ना। तो अप्रैल से पीछे की तरफ जाना है हमेशा कैलकुलेट करने के लिए। इंटरेस्ट आपको पीछे की तरफ जाना है, जहां पर आज आप हो, जो जिस डेट पर आप हो वहां से पीछे की तरफ जाओ। तो अप्रैल से पीछे की तरफ जाऊंगा तो लास्ट डेट मेरी 31 दिसंबर थी। इट मीन्स दैट 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट ले चुके हैं हम लोग, तो 31 दिसंबर काउंट नहीं होगा। उसके बाद कितना पीरियड होल्ड किया, अगर 1 दिसंबर होता तो मैं कहता कि 1 दिसंबर को लिया है, उसके बाद पूरा दिसंबर हमने होल्ड किया, वेट किया, है ना। बट 1 दिसंबर नहीं है, यहाँ पे 31 दिसंबर है। मीन्स 31 दिसंबर के बाद हमने होल्डिंग की है, बिकॉज 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट हमने क्या कर लिया है, रिसीव कर चुके हैं। तो कहां से काउंट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर 1 दिसंबर होता तो मैं दिसंबर को भी काउंट करता, जैसा मैंने अभी बताया, बट ऐसा नहीं है ना। 31 दिसंबर को हमको इंटरेस्ट मिला है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को भी काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज 30 अप्रैल तक नहीं वेट किया हूं मैंने। 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अप्रैल भी नहीं आएगा। तो कितना मंथ मैंने वेट किया, 3 मंथ होल्डिंग पीरियड हो गया, वेट किया, करेक्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे 1 अप्रैल है तो काउंट नहीं होगा। अब जो भी मेरा डिबेंचर है उसके ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है। तो मेरे पास कितने डिबेंचर है, 2400। तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ये 2400 तो नंबर्स है, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है ना डिबेंचर की। हमेशा याद रखना, आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, डिबेंचर की फेस वैल्यू पे, नंबर पे नहीं। तो मुझे ये नंबर का फेस वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास 2400 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। तो मेरे पास 2400 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,40,000 हो जाएगी, करेक्ट। तो 2,40,000 पे मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पर 6% वाला डिबेंचर है ना, तो मुझे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। बट कितने मंथ के लिए, है ना। तो अभी मैंने बताया कि आप जहां पे भी खड़े हो उसका लास्ट इंटरेस्ट डेट देखोगे तो 31 दिसंबर था। दिसंबर तक तो मिल चुका है, 31 तक मिल चुका है। तो फिर मैंने वेट कितना किया अब तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल काउंट नहीं होगा बिकॉज 1 अप्रैल है। 30 डेज जाएगा तभी वो डे मंथ काउंट होगा। 30 डेज आपने कंप्लीट नहीं किए तो वो मंथ काउंट नहीं होता है। ओके, 1 से लेकर 30 डेज कंप्लीट करना है। और यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, डायरेक्टली 31 दिए दिया है। 31 तक का तो हम रिसीव कर चुके थे।
तो जनवरी फरवरी मार्च हमने 3 मंथ होल्ड किया, तो इसके ऊपर कितना डिबेंचर पे इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, 3 मंथ का, इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, कैलसी इज मस्ट। तो मैं निकाल लेता हूं जितना भी हमारा इंटरेस्ट हो चुका है, 2,40,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आ रहा है 3,600 आंसर। तो इतना इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, पहले मैं हमेशा वर्किंग नोट और उसके बाद उसकी पोस्टिंग। ओके, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर प्लस की तरफ, डेबिट की तरफ। तो 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला, कितने डिबेंचर थे, 2,400। मैं हमेशा नंबर लेता हूँ, बहुत जगह फेस वैल्यू लेते हैं, मैं नंबर लेता हूँ। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, दोनों तरीके से राइट है। इंटरेस्ट कितना होल्ड हो चुका है इसके ऊपर, 3,600। और इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, तो देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,80,000। तो 2,80,000 इसका कॉस्ट वैल्यू था। हो गया मेरा पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब सीक्वेंस वाइज नंबर 2 में क्या आ रहा है, जनवरी को परचेस आ रहा है, तो मैं अभी परचेस का वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे बार बार वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज का कौन सा वाला, कम इंटरेस्ट है, कम वाला परचेज कर रहा हूँ। कब परचेज किया, 1 जैन को। ओके, तो आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो हमने 1 जैन को कितने डिबेंचर परचेज किए, 800 परचेज किए, कम इंटरेस्ट 81,600 रुपीज उसका दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आपको परचेज की वर्किंग याद रखनी है, वर्किंग हमेशा यही यूज होगी। अगर एक बार वर्किंग आ गई तो इट विल बिकम इजी। तो सबसे पहला क्या आएगा, हम लोग हमेशा निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज, कितने डिबेंचर परचेज किए। तो नंबर में 800 बता रहा है क्वेश्चन आपको। ओके, नंबर में कितने बता रहा है, 800 डिबेंचर आपने परचेज किए। अब दूसरा हम लोग हमेशा निकालते हैं इसका परचेज वैल्यू। अब परचेज वैल्यू कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है 81,600। बहुत बार 81,600 डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, बहुत बार ऐसा देता है 91, 92, एक डिबेंचर की परचेज वैल्यू दी होती है। अगर ऐसा एक डिबेंचर की परचेज वैल्यू दी होगी तो हम लोग 800 मल्टीप्लाई बाय जो भी वो परचेज वैल्यू थी कर देंगे, तो मिल जाएगा सारे डिबेंचर 800 डिबेंचर का परचेज वैल्यू। बट यहाँ पर सब में डायरेक्टली दे दिया है कि आपको 800 के 800 डिबेंचर आपने कितने पे परचेज किए, 81,600 पर। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 81,600 पे परचेज किए। अब तीसरा आता है, हमेशा इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अक्रूड हो चुका है वो देखना पड़ता है, कि इंटरेस्ट कितना तैयार हो चुका है इसके ऊपर। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, नंबर पे नहीं मिलता है। तो मुझे ये 800 नंबर्स हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फेस वैल्यू से। तो कैसे करूंगा, 800 इंटू 100 कर दूंगा, बिकॉज हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80,000 मेरे पास टोटल उसकी फेस वैल्यू आ गई 800 डिबेंचर की। अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है। बट ये देखना पड़ेगा ना कि इसके ऊपर कितना मंथ होल्ड हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये चेक करो कि आप कहाँ पर हो। तो आप 1 जनवरी को हो। अब पीछे की तरफ जाओ कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था। तो लास्ट इंटरेस्ट अगर जनवरी से पीछे की तरफ जाए तो लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था, 31 दिसंबर को। और अभी मैंने बताया कि अगर 1 दिसंबर होता तो काउंट होता दिसंबर भी, बट 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल चुका है तो 31 दिसंबर नहीं काउंट होगा। तो हमने कितना होल्ड किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मैं जून को भी काउंट करता अगर जून 30 होता, बट जून 1 है ना, तो 5 मंथ हो रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे इंटू 5 डिवाइड बाई 12 आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो मेरे पास 80,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर आ रहा है 2,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनिए, ये कम इंटरेस्ट वाला है ना ट्रांजैक्शन,
तो जब कभी भी कम इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन हो तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये परचेज वैल्यू पे की है ना 81,600 रुपीज, उसके अंदर जिसने आपको बेचा सामने वाले ने इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो परचेज वैल्यू है वो प्योर परचेज वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले ने आपको बेचा था तो उसमें उसने क्या इंक्लूड कर दिया था? इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड कर दिया था। आपने पे किया था 81,600 रुपीज, वो प्योर परचेज वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट परचेज वैल्यू नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उतना इंटरेस्ट हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि एग्जैक्ट परचेज वैल्यू हमको मिल जाए। तो जैसे कभी भी याद रखो, कम इंटरेस्ट वाला सम रहेगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस होगा। ओके, तो मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर 79,600 रुपीज आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगी? हम इसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज। मैं इसका नाम दिया हूं कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। नाम देने से कुछ नहीं होता, मेन तो मतलब है। ये कौन सा वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जो एग्जैक्ट परचेज वैल्यू है, प्योर परचेज वैल्यू, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इसका नाम दिया कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। क्यों ऐसा? ताकि कॉस्ट कॉलम में डाल सके, याद रहे हमको, कॉस्ट 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 ऐसा। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज भी लिख सकते हो। तो ऐसा 4 स्टेप से मेरी परचेज की वर्किंग खत्म होती है। पहला स्टेप कौन सा था? नंबर ऑफ डिबेंचर। दूसरा परचेज वैल्यू। अब कम इंटरेस्ट वाला था तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कैलकुलेट करके, और जो बचेगा उसको बोलता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज है, तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। अब क्या कर देंगे? अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे। परचेज कहाँ पे लिखते हैं मैंने बताया? जहां पे प्लस है आपका। डेट कौन सी थी? 1 जून थी, तो 1 जून 2012 टू बैंक अकाउंट, बिकॉज परचेज किया तो पैसा गया। वर्किंग नोट नंबर 2, कितने डिबेंचर परचेज किए? 800। इंटरेस्ट कितना था? 2000। और एग्जैक्ट परचेज वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट कॉस्ट देखो, ये कॉस्ट और ये भी कॉस्ट है, तो 79,600 मिल गई परचेज वैल्यू एग्जैक्ट। पोस्टिंग कर दिया हमने सारी। अब चलते हैं तीसरा। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा आ रहा है? आपको इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून का, तो अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बिकॉज 30 जून को आपकी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है, ऐसा कहा है उसमें। तो आ जाइए हम लोग इंटरेस्ट का रिसीव कर दें। अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए जल्दी से, मैं इरेज कर डालता हूँ। ओके, अब वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड। मींस जिस दिन आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे उस दिन आपके पास कितने डिबेंचर थे नंबर्स में। तो ये कैसे मिलेगा? डेबिट माइनस क्रेडिट। मींस आपके पास डेबिट कॉलम में कितने डिबेंचर थे? नंबर ऑफ डिबेंचर। ओके, तो डेबिट कॉलम में आपके पास यहां पर थे 3200, इन दोनों का टोटल। आपके पास ओपनिंग था और आपने परचेज किया, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 3200 हो गए। अब क्रेडिट कॉलम में देखते हैं कोई सेल किया क्या नंबर ऑफ डिबेंचर के कॉलम में? नहीं, तो नील। तो डेबिट माइनस क्रेडिट के कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है कि हम लोग ने कितना इंटरेस्ट रिसीव, कितने डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे? 3200 डिबेंचर पे रिसीव करेंगे इंटरेस्ट। ये हमने परचेज किया था और सेल एक भी नहीं किया है। नंबर ऑफ डिबेंचर लेना है, ये और ये। ओके, अब आपको पता है कि इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। ओके, हमेशा याद रखना। तो यहां पर बी इंटरेस्ट 3200 इंटू 100 कर दूंगा ताकि उसका फेस वैल्यू मिल जाए। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 3,20,000 हो जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंटेज? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। 6% कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, बिकॉज ये आपको एक ईयर में अगर 2 बार दे रहे हैं तो 6 मंथ होगा। काउंट करना है तो काउंट भी कर लेते हैं। देखो आप कहाँ पे खड़े हो? 30 जून को खड़े हो। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 31 दिसंबर था। दिसंबर तक का तो रिसीव कर लिया था, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कब से होल्ड कर रहे हैं हम लोग? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ हो गए।
अप्रैल मई और जून भी आएगा, बिकॉज 30 जून है ना, पूरा जून काउंट होगा, बिकॉज 30 जून है, 1 जून होता तो नहीं काउंट होता, बट 30 जून है तो पूरा काउंट होगा, तो 6 मंथ हो गए। तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, अब आपको जो मिलेगा वो आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो निकाल लेते हैं, 3,20,000 पे कितना इंटरेस्ट होता है, 3,20,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ओके, 3,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 9,600 रुपीज आ रहा है आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रिसीव कहां पे करेंगे, यहां देखो क्रेडिट में मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट की कॉलम में। ओके, तो हम लोग क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कब रिसीव कर रहे हैं, 30 जून 2012 को, देखो ये वाली डेट पे। अब इंटरेस्ट भी पैसा है तो पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3 था ये, ना नंबर ना कॉस्ट। नंबर कब डालने का, जब आपने सेल किया तभी नंबर यूज होता है। ओके, ये तो इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इंटरेस्ट की कॉलम में आएगा, ना नंबर आएगा ना कॉस्ट आएगा, डायरेक्टली इंटरेस्ट की कॉलम में अमाउंट आएगा 9,600 रुपीज। खाली नंबर की कॉलम कब यूज होती है, जब कुछ आप परचेज करो तो डेबिट में और सेल करो तो क्रेडिट में, और उसका वैल्यू लिखने के लिए कॉस्ट कॉलम यूज होती है, अदरवाइज नहीं यूज करना है। ओके, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कर लिया, अब 4 पे चलते हैं। तो 4 के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हमारा 4 क्या था, 1 नवंबर को हमने परचेज किया था, तो मैं परचेज का वापस एक वर्किंग नोट करूंगा और उसके बाद उसकी पोस्टिंग करूंगा। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4, परचेज, और कैसे परचेज किया, इस बार एक्स वाले परचेज किया, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स है ना। अब जैसे मैंने कहा कि परचेज की वर्किंग के कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज, कितने नंबर परचेज किए, क्वेश्चन बताएगा आपको। देखिए आपको 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को आपने कितने परचेज किए हैं, हाँ 800 डिबेंचर आपने परचेज किए एक्स इंटरेस्ट पे, 800 डिबेंचर्स। अब परचेज वैल्यू, अब परचेज वैल्यू सब में दे दिया है ऑलरेडी, 76,800 पूरा पूरा वैल्यू दे दिया। अब तीसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट याद रखो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना है बट माइनस नहीं करना है, बिकॉज एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी परचेज वैल्यू है, जब सामने वाले से आपने परचेज किया तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड, इंटरेस्ट उसमें इसने इंक्लूड नहीं किया था, इंटरेस्ट सामने वाले ने ऐड नहीं किया था, तो आप इंटरेस्ट माइनस भी नहीं करोगे क्योंकि सामने वाले ने ऐड किया ही नहीं था। यही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज है, यही आपकी प्योर वैल्यू ऑफ परचेज है। तो सवाल उठता है सर इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, अरे इंटरेस्ट की कॉलम में दिखाने के लिए कि कितना अक्रू हो चुका है इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी माइनस नहीं करना। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट, हाँ 800 डिबेंचर्स पे, बट 800 तो नंबर है, फेस वैल्यू पे जाएगा, तो इंटू 100 80,000 आ गया। अब 80,000 पे कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, बट 6% कितने मंथ के लिए ये देखना पड़ेगा ना। तो देखिए आप कहां पर खड़े, आप 1 नवंबर पे खड़े हो। अब लास्ट इंटरेस्ट डेट इसके पीछे आएंगे, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सी आती है, 30 जून, तो 30 जून तक का तो इंटरेस्ट मिल चुका है, तो 30 जून काउंट नहीं होगा। तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी काउंट नहीं होगा, बिकॉज नवंबर के 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए, फर्स्ट है ना। तो 1 2 3 4 मंथ के लिए आएगा ना, 30 जून होगा बिकॉज वो रिसीव हो चुका है, ना नवंबर होगा, तो बीच का होल्डिंग पीरियड 4 मंथ है। तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12, जब आपको जो भी मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 80,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे आ रहा है 1,600 रुपीज। बट क्या ये 1,600 माइनस करूं, नहीं माइनस करूंगा। ओके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस है, इसके अंदर कोई इंक्लूड नहीं है वो इंटरेस्ट, ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, जो भी आपने परचेज और सेल किया है वैल्यू का, उस वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेट करना पड़ता है बिकॉज हमको दिखाना पड़ता है इंटरेस्ट की कॉलम में। अब
फोर्थ, कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज, जिसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज भी बोलता हूं, है ना। आप कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज बोलो या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परचेज बोलो, अब यही बन जाएगी आपकी कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज, बिकॉज इंटरेस्ट माइनस ही नहीं होने वाला। तो 76,800। तो आप बोलोगे सर लिखते ही क्यों हो, वो हमको पता है ना। अरे लिखता इसलिए हो ताकि आपको मेमोरी ज्यादा, मतलब आपको इजी पड़े मेमोराइज करने के लिए, कि चाहे एक्स इंटरेस्ट वाला सम हो या कॉस्ट इंटरेस्ट वाला सम हो, आपको हमेशा 4 स्टेप लेना है। बस इतना याद रखना है कि कम इंटरेस्ट में आपको माइनस करना है और एक्स इंटरेस्ट में आपको वो इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। जब आप इस इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे तो वही आपका जो ऊपर वाला सम अमाउंट था वही आपकी परचेस वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट माइनस ही नहीं करना है ना, तो आपकी जो यहाँ पे 76,800 वैल्यू थी वही आपकी परचेस वैल्यू बन जाएगी, एग्जैक्ट परचेस वैल्यू बन जाएगी, जिसको हम कॉस्ट वैल्यू कहते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि अगर मैं इसके 3 स्टेप कराऊं और उसके 4 स्टेप कराऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, अरे कौन सा वाला कहाँ पे 4 स्टेप था और कहाँ पे 3 स्टेप था, कम वाले में कि एक्स वाले में भूल जाओगे। इसीलिए मैंने इसके कॉमन 4 स्टेप ही रखे हैं। ओके, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, तो यही अमाउंट आ जाएगा नीचे 76,800। अब पोस्टिंग कर देंगे, परचेस कहाँ पे करेंगे, प्लस में करेंगे। यहाँ पर डेट है हमारी 1 नवंबर, टू बैंक अकाउंट बिकॉज पैसे गए हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 से ये आंसर आया। कितने डिबेंचर परचेज किए थे, 800। इंटरेस्ट कितना हो रहा था, देखो इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, 1600। और पर कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज क्या है हमारी, 76,800। बिकॉज हमको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है ना कि कितना अक्रू हो चुका है, इसीलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, बट माइनस नहीं करेंगे बिकॉज एक्स वाला सम था। अब 4th हो गया। अब देखो 5th नीचे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये सोल्ड वाली, क्योंकि अब तक आपने सोल्ड नहीं देखा, तो सोल्ड का कैसे ट्रांजैक्शन आएगा देखिए। मैं इसको इरेज करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 5 हम सोल्ड कर रहे हैं, और कौन सा वाला, कम इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट मतलब क्या, आपने इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, क्यूमुलेटिव है। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, जैसे कम देखो मतलब क्या, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो परचेज के तो 4 स्टेप है वर्किंग के, बट सेल के हमेशा 5 स्टेप आएंगे वर्किंग के, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस भी ढूंढना पड़ता है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। आप परचेज करोगे तो ठीक है, बट जब परचेज किए हुआ सामान आप बेचते हो तो आपको ये भी पता करना पड़ता है कि आपको इस बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो इसमें 5 स्टेप आएंगे वर्किंग के, जरा देखिए। पहला स्टेप वही है, नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड, कितने डिबेंचर बेचा, ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है हमको। कितने डिबेंचर बेचा, अगर देखा जाए तो 30 नवंबर को हमने 1200 डिबेंचर बेचे, 1200 डिबेंचर बेचे, करेक्ट, 1200। अब दूसरा क्या निकालेंगे, परचेज सेल, सेल वैल्यू। जैसे वहां पे परचेज वैल्यू था, यहां पर सेल वैल्यू निकालेंगे। अब देखो सबने एक ही साथ में दे दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि एक डिबेंचर का 98 पे बेचा या 103 पे बेचा या 105 पे बेचा। अगर ऐसा बोला होता तो मैं 1200 से वो 103, 104, 105 जो भी दिया होता उसको मैं मल्टीप्लाई करता, बट ऐसा कुछ तो है नहीं। डायरेक्टली सब में क्वेश्चन में वैल्यू ही दे दिया है कि आपने कितने पे बेचा, इसको सोल्ड किया, 1,29,000 पे आपने सोल्ड किया, तो यहाँ पे डायरेक्टली सोल्ड वैल्यू आ गई 1,29,000। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जैसा परचेज में था सेम वैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3rd स्टेप। बट याद रखना कम वाला सम है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये जो सोल्ड वैल्यू है, जो सेल वैल्यू है, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो अब ये प्योर वैल्यू नहीं है सेल की, तो आपको प्योर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो आप इंटरेस्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा नंबर्स के फेस वैल्यू पे मिलता है ना। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो इसका फेस वैल्यू मिल जाएगा 1200 शेयर डिबेंचर्स का। यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 इंटू 6%, बिकॉज इंटरेस्ट तो 6% है। बट ये देखना पड़ेगा कि होल्डिंग कितना पीरियड हो चुका है। तो आप ये ट्रांजेक्शन कब कर रहे हो, 30 नवंबर को, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को। तो जून को काउंट नहीं होगा बिकॉज तो 30 हो चुका है, उस तक का इंटरेस्ट तो आपने रिसीव कर चुके हो।
तो जुलाई से आप होल्ड करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर भी, बिकॉज नवंबर में 30 तारीख है ना, तो पूरा नवंबर भी आपने होल्ड किया। तो 30 नवंबर तक तो कितने मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, 1 2 3 4 और 30 नवंबर 5। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट निकाल लें। तो हमारे पास 1,20,000 जो हमारा फेस वैल्यू है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट इनटू 5 डिवाइड बाय 12, तो 3,000 आंसर आ रहा है। अब ये 3,000 क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कम इंटरेस्ट वाला सम है। कम इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने जो भी वैल्यू है सेल या परचेज की उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 1,26,000 माइनस करने के बाद इसको मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल, या आप इसको बोलो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल, जैसा आपको बोलना है। अब देखो मैंने इसमें कहा था पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा। ओके, बिकॉज आपने सेल किया है। तो अब प्रॉफिट और लॉस कैसे मिलेगा, आपने कितने पे बेचा वो तो पता है आपको, 1,26,000 एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी सेल वैल्यू। बट आपको पता है क्या ये आपने 1,200 डिबेंचर कितने पे परचेज किया था। अगर वो पता चल जाए तो सेल वैल्यू से मैं परचेज वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ना प्रॉफिट है या लॉस। सेल वैल्यू तो है, परचेज वैल्यू चाहिए, माइनस कर दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ पर ये 1,200 डिबेंचर्स नहीं है, यहाँ पे तो सारे डिबेंचर मिक्स हो चुके हैं, बिकॉज ये 1,200 डिबेंचर इसमें से है, इसमें से है, इसमें से, हमको थोड़ी मालूम है कौन सा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हम लोग को वेटेड मेथड से हम लोग को इसका परचेस वैल्यू निकालना पड़ता है। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका परचेस वैल्यू। और जैसे ही परचेस वैल्यू में माइनस कर दूंगा कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो मुझे यहाँ पे परचेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब परचेस वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने बताया कि वेट मेथड है ये। इसमें कैसे निकलता है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप कॉस्ट का कॉलम लोगे और कॉस्ट के कॉलम में जो भी आपका डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है वो लिख देंगे। ये कॉस्ट कॉलम है ना, ये रही है, इसके डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल। फिर नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर, उसमें भी डेबिट माइनस क्रेडिट। नंबर ऑफ डिबेंचर ले लेंगे डिवाइड में, डेबिट माइनस क्रेडिट, और फिर मल्टीप्लाई बाय सोल्ड, नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड, जितने डिबेंचर आपने बेचे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वेटेड मेथड से एक परचेस वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज सारे डिबेंचर क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं ना। तो आपको एक परचेस वैल्यू मिल जाएगा, फिर वो आप सेल वैल्यू से परचेस वैल्यू माइनस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो आइए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट कॉलम के डेबिट साइड को टोटल करूंगा। तो आइए टोटल करते हैं, 2,80,000 प्लस 79,600 प्लस 76,800, यहाँ पे आ रहा है 4,36,400। 4,36,400 मेरा कॉस्ट का डेबिट कॉलम है। अब कॉस्ट की क्रेडिट कॉलम ले लेता हूं तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, नील है, तो नील लिख दिया। अब डिवाइड में नंबर ऑफ डिबेंचर थे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर मेरे डेबिट कॉलम में कितने देखिए यहाँ पर 2,400 प्लस 800 और 800, तो यहाँ पर आ रहा है 4,000 नंबर ऑफ डिबेंचर डेबिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर नील, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड किए 1,200। अब मुझे मिल जाएगा परचेस वैल्यू। ओके, और मुझे मालूम पड़ जाएगा मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो 4,36,400 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,200, तो यहां पर आपको जो वैल्यू आ रहा है 1,30,920, 1,30,920 पे आपने ये डिबेंचर परचेज किए थे। अब ऊपर से नीचे माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, मतलब लॉस हो गया। देखिए ना 1,30,920 पे आपने इसको परचेज किया था और आपने सोल्ड कितने पे किया 1,26,000 पे, घाटे पे गया ना, लॉस पे अपने बेच दिया। तो कितना लॉस हुआ देखते हैं, 1,26,000 माइनस करें तो 4,920 का आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया।
4,920 रुपीज का लॉस हो गया आपको सेल में। ओके, कैसे? 1,26,000 का आपने 1,26,000 का सेल किया और 1,30,920 का वेटेड मेथड के हिसाब से आपने परचेस किया हुआ है, तो फिर आपका तो लॉस हो गया ना बाबा। सेल वैल्यू आपकी कम है एज कंपेयर टू आपकी परचेस वैल्यू से। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मैंने बताया जहां पे माइनस लिखा है वहां पे आपको सेल दिखाना है। तो आइए 30 नवंबर 2012 को पैसे आए बिकॉज मैंने बेचा। वर्किंग नोट नंबर ये 5 थी। कितने डिबेंचर सोल्ड किए? 1,200। इंटरेस्ट कितना था? 3,000। और कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज कितनी थी यहाँ पर आपकी? 1,26,000। अब आपको उसमें प्रॉफिट देखो, ये परचेज वैल्यू तो कहीं दिखाना नहीं है। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, बिकॉज ये सेल की ट्रांजेक्शन है ना, परचेज वैल्यू दिखाना नहीं हो। परचेज वैल्यू ये ढूंढने के लिए निकाले थे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बस उसके लिए निकाले थे हम लोग। उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, बट ये तो रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। लॉस रिकॉर्ड हुआ तो लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में, माइनस की तरफ। ओके, तो 30 नवंबर 2012 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है आपको। ओके, जो भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 5 से, ये नंबर थोड़ी है, ये इंटरेस्ट थोड़ी है, ये तो वैल्यू है। लॉस हुआ ना 4,920 का, हो गया यहाँ पर। अब ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5th के बाद आपको 6 ट्रांजेक्शन वापस आपको 31 दिसंबर को आपने क्या किया है? सोल्ड किया है। तो देखो वापस हमको सोल्ड का एक ट्रांजेक्शन लेना है, बट ये सोल्ड ट्रांजेक्शन कैसा किया है? एक्स पे किया है। आपने 30 नवंबर को एक सोल्ड किया, फिर वापस 31 दिसंबर को भी आपने सोल्ड किया। एक्चुअली देखा जाए तो 31 दिसंबर को 2 ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है और सोल्ड भी है। बट आपके क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले क्या आपको सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है? सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो पहले मैं सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। और ना भी लिखा हो तो आपको ऐसे ही करना है, पहले आपको हमेशा सेल या परचेज और उसके बाद आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है, समझे? तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको पूरा इरेज ही कर देता हूं अच्छे से। वर्किंग नोट नंबर 6 सोल्ड कर रहे हैं इस बार कैसे? एक्स इंटरेस्ट पे। मतलब आपकी जो भी सेल वैल्यू होगी उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहला क्या आएगा? जैसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। क्वेश्चन कहता है कि आपने कितने डिबेंचर बेचे? क्वेश्चन कहता है कि आपने 1,600 डिबेंचर्स बेचे। अब इसका क्या निकालेंगे? सेल वैल्यू क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया है आपको। कितने पे बेचा आपने? 1,54,600 पर। ये इसकी सेल वैल्यू है 1,54,600। अब उसके बाद आपको कहता है तीसरा कि इंटरेस्ट निकालना है, बट ये जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो आपको खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट माइनस नहीं करना है, बिकॉज ये एक्स इंटरेस्ट वाला सम है। एक्स इंटरेस्ट वाला क्या कहता है? ट्रांजेक्शन, क्या आपने जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा बिकॉज हमको कॉलम में दिखाना पड़ता है, बट माइनस नहीं करेंगे उस वैल्यू से। यही आपकी एग्जैक्ट सेल वैल्यू है। ओके, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा आपके जो नंबर ऑफ डिबेंचर होते हैं उसके फेस वैल्यू पे निकलता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 1,60,000 मुझे मिल जाएगा फेस वैल्यू। आपके 1,600 डिबेंचर की फेस वैल्यू 1,60,000 है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6%। करेक्ट। थोड़ा आगे ले लेता हूं इसको। अब ये निकालना पड़ेगा कितने मंथ के लिए वो इंटरेस्ट अब तक अक्रूड हो चुका है। तो देखिए आपका लास्ट अगर देखेंगे तो लास्ट आपको इंटरेस्ट, आप कहाँ पे खड़े हो? सबसे पहले ये देखो, आप 31 दिसंबर को खड़े हो।
लास्ट इंटरेस्ट डेट आपकी कौन सी थी? 30 जून थी। जून तो काउंट नहीं होगा बिकॉज 30 हो चुका है ना, वो जा चुकी है, बीत चुकी है। तो हम लोग होल्ड कब से कर रहे हैं? जनवरी सॉरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 31 दिसंबर पूरा हमने होल्ड किया। 31 दिसंबर को हम सोल्ड कर रहे हैं, तो पूरा पूरा 6 मंथ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मंथ के लिए हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12। तो आइए निकाल लेते हैं। 1,60,000 पे 6% और 6 डिवाइड बाई 12, तो 4,800 आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है। बट क्या ये इंटरेस्ट माइनस होगा? नहीं माइनस होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फोर्थ, जिसको मैं कहता हूं कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। तो यही वैल्यू जो ऊपर वाली एग्जैक्ट वैल्यू थी आपकी परचेज सेल वैल्यू, वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल या कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल बन जाएगी। 1,54,600। अब जैसे आपको पता है कि जब कभी भी बेचोगे तो क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट और लॉस। उसके लिए क्या चाहिए आपको? परचेस वैल्यू। और ये परचेस वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी ना। अब परचेस वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ डिबेंचर डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट, सबसे पहले इसको टोटल कर ले हम लोग। तो इसको टोटल हम लोग कर ले, तो हमारे पास 2,80,000 प्लस 79,600 और प्लस 76,800। ओके, तो यहां पर आ रहा है 4,36,400। ये आपके कॉस्ट का डेबिट का टोटल था, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट का टोटल, है ना। तो यहां पर देखो इस बार वैल्यू है, तो कितना हो रहा है? 1,30,920, उस सबका टोटल, इस कॉस्ट का टोटल दोनों का 1,30,920 डिवाइड में आ गया। अब डिवीजन में क्या जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास कितने थे? 4,000 थे डेबिट वाले, और क्रेडिट में कितने? 1,200 है, और मल्टीप्लाई बाय कितने सोल्ड कर रहे हैं हम लोग? 1,600। अब इन सब का टोटल और डिवीजन करके मैं माइनस करके, मतलब इन दोनों को माइनस करके, इनको माइनस करके डिवीजन करके 1,600 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे परचेस वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। 4,36,400 माइनस 1,30,920, तो इसका माइनस क्या आ रहा है? 3,05,480। अब डिवाइड बाय 4,000 माइनस 1,200, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2,800। तो डिवाइड बाय 2,800 मल्टीप्लाई बाय 1,600, तो यहां पर आ रहा है 1,74,560। 1,74,560 मीन्स वापस आपको लॉस हो रहा है, करेक्ट। बिकॉज आपने ये डिबेंचर खरीदे कितने पे थे? 1,74,560 पर, आपने बेचे कितने? 1,54,600। देखते हैं कितने का लॉस हो रहा है हम लोग को। 1,54,600 माइनस, अगर करें इसको हम लोग 1,74,560 से, तो हमको हो रहा है लॉस 19,960 का। क्यों लॉस हुआ? अरे आपकी परचेस वैल्यू ज्यादा है आपकी सेल वैल्यू से, है ना। आपने महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो आपको लॉस हो गया। तो ये आपका लॉस। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, तो जैसे मैंने बताया कि सेल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। डेट डाल देते हैं 31 दिसंबर 2012 बाय बैंक अकाउंट। पैसा आया वर्किंग नोट नंबर 6 से। कितने डिबेंचर बेचे? 1,600।
और इंटरेस्ट कितना था 4800, और एग्जैक्ट सेल वैल्यू क्या थी 1,54,600। और लॉस हुआ है तो लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। तो 31 दिसंबर 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं लॉस। वर्किंग नोट नंबर 6 से मिला लॉस्ट, ना नंबर है ना इंटरेस्ट है, वो वैल्यू है कॉस्ट। तो 19,960 का लॉस हो गया आपको। अब यहाँ पे 6 वाली ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है, अभी 7th वाली इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। चलिए इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, 7th वाली कर रहे हैं, 6th वाली हो चुकी है। वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव। सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए आपके पास कितने डिबेंचर है वो पता होना चाहिए आपके को। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड कैसे मिलेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। कितने आपने खरीदे थे, दैट इज 4,000। क्रेडिट वाले कितने आपने बेच दिए, तो 2,800 बेच दिए आपने, करेक्ट। दोनों का टोटल 2,800 हो रहा है। अगर इसमें से 2,800 माइनस कर दो तो कितना बचेगा मेरे पास, 1,200 डिबेंचर्स बचेंगे, करेक्ट। 4,000 मैंने टोटल खरीदे थे, इन दोनों का, तीनों का टोटल, और इन दोनों का टोटल इतने बेच दिए मैंने 2,800, तो बचे कितने 1,200। तो अब जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,200 डिबेंचर्स के लिए मिलेगा ना। बट इंटरेस्ट क्या नंबर्स में मिलेगा कि वैल्यू पे मिलेगा, वैल्यू पे, वो भी कौन सी, फेस वैल्यू। तो 1,200 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे फेस वैल्यू मिल जाए। तो फेस वैल्यू कितनी मिल गई, 1,20,000। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, 6%। अब कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। देखिए ना, आपका लास्ट 30 जून था तो जून को तो नहीं रिसीव करेंगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और 31 दिसंबर मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 पूरा आ जाएगा। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 1,20,000 इंटू 6%। अब इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 3,600। आपका इंटरेस्ट कितना आपको रिसीव हो रहा है, 3,600। और इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे करेंगे, इधर क्रेडिट साइड में देखो। तो 31 दिसंबर 2012 को बाय बैंक अकाउंट पैसा आया वर्किंग नोट नंबर 7 से। मैंने बताया था आपको नंबर कब यूज करना है, जब आप सोल्ड करोगे तब, अदरवाइज नहीं यूज करना है। और ये इंटरेस्ट है तो कॉस्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम यूज होगा। हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आ गए हैं, दैट इज 8 नंबर की क्लोजिंग ट्रांजेक्शन के जिस दिन हम लोग हमारा बिजनेस क्लोज कर रहे थे, मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्लोज कर रहा था, तो उस दिन मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी थी, पार मीन्स 100 रुपीज थी। ओके, तो इसको मैं क्लोज देखो कैसे करता हूं। सबसे पहले आपको क्लोज करने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर क्लोज करना है। क्या क्लोज करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर में क्या करेंगे, दोनों में जो बड़ा बैलेंस है वो लिख देंगे। 4,000 यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका 2,800। बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 4,000 बड़ा है तो दोनों तरफ चला जाएगा। अब छोटा बैलेंस माइनस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ बिकॉज ये जगह स्पेस यूज होता है। हाँ, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,200। अब ये 1,200 को मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कब था ये, 31 मार्च 2013, बिकॉज मार्च को 13 ईयर चेंज हो जाएगा ना। मीन्स जस्ट 31 मार्च 2013 को जब मैं क्लोज कर रहा था तब मेरे पास 1,200 डिबेंचर बचे हुए थे। अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, कितना इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूं।
वर्किंग नोट नंबर 8 ले लेता हूं। इंटरेस्ट ड्यू, जिसको अक्रू कहते हैं, ओके। हाँ, मेरे को कितने डिबेंचर थे मेरे पास? 1200 डिबेंचर थे। नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड, वही आप डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो आपको 1200 मिलेंगे। इसको हटा देंगे और डेबिट माइनस क्रेडिट से ही आया ना 1200। तो लास्ट में आपके पास 1200 डिबेंचर्स थे और इंटरेस्ट जो भी अक्रूड हुआ होगा वो उसके फेस वैल्यू पे हुआ होगा। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है। कितना परसेंट? 6%। अब कितना मंथ हो गया वो देखना पड़ेगा। तो आज आप कहाँ पे खड़े हो क्लोज करने के लिए? 31 मार्च को खड़े हो, तो 31 मार्च पे खड़े हो। लास्ट इंटरेस्ट डेट इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो 31 दिसंबर थी, तो दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट हम रिसीव कर चुके हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ होल्डिंग हुआ। 3 डिवाइड बाई 12, तो 1,20,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो 1,800 रुपीज। तो 1,800 रुपीज अब तक इसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है। अब इंटरेस्ट की कॉलम को क्लोज करेंगे। तो यहां पे अगर इंटरेस्ट की कॉलम को क्लोज करें तो दोनों में से बड़ा बैलेंस देखते हैं। तो पहले यहां पर देख लेते हैं, 3,600 प्लस 2,000 प्लस 1,600, तो यहां पर आ रहा है 7,200। अब वहां पे चेक कर लेते हैं, 9,600 प्लस 3,000 प्लस 4,800 प्लस 3,600 प्लस 1,800, यहां पर आपको आ रहा है 22,800। तो बड़ा कौन सा है? क्रेडिट वाला बड़ा है, तो दोनों तरफ आ जाएगा। अब छोटा वाला माइनस कर दे, 7,200 माइनस कर देंगे, तो आपका 15,600 इंटरेस्ट जो आपका है वो आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेट कौन सी डालेंगे? 31 मार्च 2013, तो क्लोजिंग की डेट होगी, ओके। ये इंटरेस्ट का हमने क्लोज कर दिया। कैसे किया? जो बड़ा बैलेंस था वो दोनों तरफ लिखा, छोटा बैलेंस माइनस कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट हमको ये कॉस्ट कॉलम क्लोज करनी है। कॉस्ट कॉलम क्लोज कर देता मैं नॉर्मली, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ छोटा बैलेंस माइनस और ऐसे क्लोज कर देता था, बट ऐसा नहीं कर सकता हूं बिकॉज सम ने ट्विस्ट कर दिया है। सम कहता है कि जब 31 मार्च को आप क्लोज कर रहे थे तो आपकी जो भी डिबेंचर आपके पास बचा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, पार है, ओके। तो अब ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी जो भी 1,200 डिबेंचर है उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी कॉस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर जो छोटा अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर वो वाला अमाउंट लेना पड़ेगा। देखो आपके सामने भी बोला है आपको, बस देखो पढ़ता हूँ यहाँ पर कि प्रिपेयर 6% डिबेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2013 एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। दोनों में से लोअर वैल्यू लेना है आपको। पहले तो ढूंढना पड़ेगा आपको कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। और कहता है कि द डिबेंचर्स आर कोटेड, मतलब प्राइस एट पार। पार मीन्स उसका प्राइस 100 रुपीज है 31 मार्च को, ओके। मार्केट वैल्यू तो कैसे करेंगे? इधर देखिए, वर्किंग नोट हम क्लोज कर रहे हैं, ओके। मैं क्लोजिंग की वर्किंग नोट लिखता हूं यहां पर। अब सबसे पहला हमेशा मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू देखो, आपकी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है ना, पार है। और आपके पास कितने डिबेंचर है? 1,200 डिबेंचर है जब आप क्लोज कर रहे थे नंबर्स में। तो आपके पास 1,200 डिबेंचर है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? पार। पार मीन्स 100 है यहाँ पर। पार मीन्स इक्वल, जो आपका फेस वैल्यू है उतना आपका मार्केट वैल्यू बोल रहा है। पार मीन्स आपकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पर आपका मार्केट वैल्यू कितना बन रहा है? आपके डिबेंचर का 1,20,000 रुपीज आपका मार्केट वैल्यू बन गया। आप कौन सा वैल्यू निकालेंगे? कॉस्ट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू था, कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगा
सिर्फ दोनों में तो जो छोटा होगा वो लेंगे। तो कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपका डेबिट का कॉस्ट माइनस क्रेडिट का कॉस्ट, जो यहां पर आएगा वो आपकी कॉस्ट वैल्यू होगी। तो डेबिट का कॉस्ट हम लोग टोटल करेंगे, तो इसका कुछ आ रहा था 4,36,400 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा था, मेरे को याद नहीं है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2,80,000 प्लस 79,600 प्लस 76,800, हाँ 4,36,400 ये आपका डेबिट का था। अब क्रेडिट का देख लेते हैं टोटल, 1,26,000 प्लस 4,920 प्लस 1,54,600 प्लस 19,960, यहां पर आ रहा 3,05,480, 3,05,480। अब डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा कॉस्ट का, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू माइनस 4,36,400। तो आपका डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे 4,36,400 माइनस 3,05,480 करोगे तो आपको आ रहा है 1,30,920। अब दो वैल्यू मिल गई आपके पास, मार्केट वैल्यू भी और कॉस्ट वैल्यू भी। विच एवर इज लोअर का रूल है, तो लोअर कौन सा है बताओ? 1,20,000। तो यहां पर आ जाएगा कौन सा? 1,20,000 बराबर 1,200 डिबेंचर के सामने। ओके, अब आपकी मार्केट वैल्यू आ गई है ऊपर 1,20,000 बिकॉज विच एवर इज लोअर का रूल था। अब आप क्लोज करोगे तो अब आपको इसका कॉस्ट कॉलम का तो टोटल पता ही है। डेबिट साइड का टोटल कितना था देखो, 4,36,400 इन तीनों का टोटल। अब इसका सबका टोटल करोगे, ओके, और देखोगे कि इन दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा है, तो इन सबका पहले टोटल कर लेता हूं। ओके, तो 3,05,480 तो मेरे पास पहले से ही था। इन देखो इन तीनों का टोटल तो मेरे पास पहले से था, इन चारों का 1 2 3 4 इन चारों का टोटल कितना था? 3,05,480। अब उसमें ये ऐड कर दूंगा तो इन सबका मिल जाएगा मुझे प्लस 1,20,000। तो यहां पर आ रहा है 4,25,480, 4,25,480 ये सबका टोटल है। ओके, अब यहां पर देखो 4,36,400 और यहां पर आ रहा है 4,25,480। बड़ा कौन सा है? 4,36,000। तो दोनों तरफ आ जाएगा 4,36,400, 4,36,400। अब जो भी माइनस करेंगे वो बैलेंसिंग निकल जाएगा आपका, तो हम लोग माइनस कर देंगे छोटे बैलेंस को बड़े बैलेंस से। 4,36,400 माइनस हमारा 4,25,480, तो हमको आ रहा है 10,920। अब ये जो भी बैलेंस है आपका कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2013 को जो भी आपका ये बैलेंसिंग है वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, इट मींस दैट कि जिस दिन आप क्लोज कर रहे थे तो आपकी कॉस्ट वैल्यू 1,30,920 थी और आपकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 थी। मार्केट वैल्यू आपकी खरीदी वैल्यू से भी कम है। ओके, 1,20,000 तो आपको लॉस हो रहा है 10,920 का, देखो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है लॉस की तरफ। ओके, और कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 31 मार्च 2013। यहाँ पर ये सम खत्म होता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए।